बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी हालात देखें तो वो किस तरफ को जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ केसेस जिनके फैसले हुए और जिनके नताइज जो मंजर आम पे आए हैं उस पर भी अब काफ़ी चहमगोइयाँ हैं और मुस्तकबिल की हिकमत अमली और मंजरनामा जो है वो अब वज़ा होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब, उनके साथ मामलात जो हैं क्या वो तय हो जाएंगे। वो जो केस एक लगा हुआ है उसके जो नताइज हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझ पा रही है कि इसमें से निकलने का यही रास्ता है, या फिर दूसरी तरफ से कुछ लोगों का जो कबल अज़ वक्त ये कह देना कि बानी PTI तो जेल के अंदर ही रहेंगे, वो कौन सी कयास आराइयाँ कर रहे हैं या वो कौन सी खबरें जो हैं वो मंजर आम के ऊपर ले आ रहे हैं, ये भी एक सवाल है। बहुत सारे इस वक्त दानिश्वर, बहुत सारे सियासी तज्जियाकार कह लें या एंकर पर्सनस कह लें, उनकी ये खबरें वक्त से पहले हैं कि अभी ना समात हुई, ना कोई अहवाल बयान हुआ, ना कोई उसके ऊपर गुफ्तो शुनीद हुई, ना कोई जरा हुई, ना कोई दलाइल दिए गए और उससे पहले ही फैसला जो है वो उनके पास महफूज दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन देखें तो उसके क्या नताइज रहेंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। ऐसे मामलात में जहाँ पे हुकूमत वक्त जो है वो अपनी गिरफ्त मजबूत रखती है और जहाँ पे इल्ज़ामात ये भी लगते हैं कि हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, तो क्या ये इलेक्शन या इसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का मुस्तकबिल जो है वो तश्कील दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फिर इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पॉलिटिकल कोई जोड़ तोड़ करने जा रही है, क्या उनको सूट करता है या क्या उनके पलड़े में कोई वज़न पड़ रहा है। इसके अलावा सियासी मंजरनामे में बात होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अभी अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात अगले कुछ हफ्तों में होने के इम्कानात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर मेरे बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने बात की पहले कि बहुत से लोग कह रहे हैं वो अंदर ही रहेंगे। मैं जो लोग वो ये बात कह रहे हैं मैं उनकी बात मान लेता हूँ। अच्छा, हम तो मानने वालों में है ना, हमने ज़िंदगी में हमेशा आपकी बात भी मानी है तो उनकी बात भी मान लेता हूँ। बात इतनी सी है कि बानी तहरीक इंसाफ अंदर रहेंगे क्यों? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर वो अंदर रहेंगे तो उसके बाद क्या बाकी सियासी जमातें जो हैं, बानी तहरीक इंसाफ का सारा वोट उन सियासी जमातों की तरफ चला जाएगा? क्या बानी तहरीक इंसाफ का सारा वोट बैंक जो है उनकी गोद में चला जाएगा? 8 फरवरी को बानी तहरीक इंसाफ कहाँ थे? जेल में। कितनी सज़ा थी? वही जो थी 40-45 साल सज़ा बन जाती थी ना तकरीबन। कोई 3 केसेस में 32-33 साल। कोई इंतहाबी निशान था जी, लेकिन मुख्तलिफ थे। पार्टी परचम कहीं नजर आता था? उम्मीदवार दफ्तर खोल सकते थे, उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर सकते थे। आप तो खुद सर्वे करने गए थे ना, तो फिर अवाम ने वोट किसको दिया? नजरियात को। नजरियात को। इन हो उनकी मौत में नहीं है भाई, अब भी वोट नजरियात को बनना है। आज सियालकोट में 2 जलसे हो रहे हैं, पीपल्स नून लीग, तहरीक इंसाफ। जाके अभी मुआवजा करके देख लें। हार जीत किसकी होती है इसको छोड़ दें, जीत किस तरह होती है वो आपको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन क्या वहां पे आया कारकुन, वहां पे आए लोग ये बात साबित नहीं कर रहे कि अब भी वो कारकुन मौजूद है? आप बानी तहरीक इंसाफ को अगर अंदर रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बात नहीं बन रही। अगर आप बानी तहरीक इंसाफ को जेल में लंबा रखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप सियासी तौर पर उससे खौफजदा हैं। अगर आप बानी तहरीक इंसाफ को कहते हो जेल से रिलीज ना हो तो इसका मतलब है कि आप इतने कमजोर हैं कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपने काम इतने कर दिए हैं कि आप कहते हैं जनाब कि हर चीज में हमने कमाल कर दिया है, हर चीज में हमने इतना कुछ कर दिया है कि अब लोग हमारे साथ है, हमने खड़ा कर दिया पांव पे मौशियत को, हमने अवाम को बहुत कुछ दे दिया है, लोगों को सस्ती रोटी दे दी है, लोगों को हर चीज सस्ती दे दी है। लोग जो है वो इतने खुशहाल हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। आप खुशहाल हैं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं।
क्योंकि हर अमीर आदमी खुशहाल है, हर आम आदमी जो है ना वो बदहाल है। इतने चीज़ों में है तो फिर उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए उसे यार मेरिट पर, मैं वो ये नहीं कहता कि वैसे उसे मेरिट पर उसके केस सुने और उसे रिलीज़ करे। अगर वो रिलीज़ होने के बाद फिर आपको 3/3 अक्सरियत से हरा दे तो फिर, और अगर रिलीज़ होने के ना भी बाद उसका जमूद ना टूटा, उसका नजरियाती वोट ना खत्म हुआ, तो फिर पीपल्स पार्टी सबसे बेहतरीन कंपेन कर रही है सियालकोट में। कल के इलेक्शन में, परसों इलेक्शन है, अगर पीपल्स पार्टी को उतना वोट नहीं पड़ता जितना वोट वो समझते हैं, फिर क्या होगा? मुस्लिम लीग नून अगर वहां से जीत जाती है जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन जीता जाता है, मेरी बात गौर से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर दूसरी तरफ से फार्म 45 आ जाता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर इन सख्तियों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप क्या कहेंगे? आज जो सज़ा हुई, मैं अब जो फैसला हो जाता हम उस पर बात कर सकते हैं। उस MNA साहब का आपने वीडियो बयान सुना? उन्होंने कहा जी मैं कुरान पे कसम देता हूँ, मैंने थाना रमना जो भी वो इस वकूबे के 2 दिन बाद देखा है, जब हमें पता चला हम पे पर्चा हो गया। अब कुछ आप जैसे सीनियर दानश्वर जो हैं, बहुत सीनियर दानश्वर जो हैं, आपका लफ्ज़ बस बिनहा करते हैं, बाकी ठीक। मैं अच्छा मैं सच्चा खाते भजन खाका डरदी सच नहीं नाल सर, मैं नहीं हूं ना। जे मैं ताड़ी तारीफ करना मैं फिर भी पैरा, नहीं जे मैं सच बोला मैं फिर भी पैरा नहीं, आप मिनहा करते हैं बीच में। वो जब बैठकर तबसरा करते हैं, आज से कह रहे हैं जी 40-45 MNA फारिग हो जाएंगे इनके, उनको ये नहीं पता कि आखिरी पिटीशन तक सुप्रीम कोर्ट तक अपील का जो हक है, आप उसके बगैर नहीं कुछ कर सकते। मुझे नहीं समझ आती वो किस दुनिया में, किस जगह पर, किस गमास में ये सब कुछ कर रहे हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI के 40 MNA आप फारिग कर दें, ओके, PTI खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके जो दावे थे कि PTI को तोड़ दिया जाएगा, नहीं ना टूटी, फिर जो आपके दावे थे PTI के 50 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं ना हुए। अगर PTI के 50 टुकड़े हो गए तो फिर आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है, क्यों फारिग करा रहे हैं? दूसरा, आज आपने इलेक्शन कमीशन का वो बयान जो जमा करवाया, उन्होंने सुना आपने सारा? और जो उन्होंने पहले जमा करवाया था वो भी आपके पास होगा। अब मैंने तो सोचा हुआ था कि आज आप दोनों बयान निकाल के रखेंगे और आवाम के सामने रखेंगे कि कहेंगे कि वो पहला बयान क्या था और आपका बयान क्या है। और उसमें वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने तो लिस्ट ही जमा नहीं कराई, उनको ये पता ही नहीं कि तहरीक इंसाफ तो साबित कर चुके हैं उसने लिस्ट जमा कराई, और आपने उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया। आपने कहा तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सलमान अकबर राजा ने दरखास्त दी थी ना, सही है, तो फिर बाकी क्या रह जाते? जब ये सारा कुछ हुआ, ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर कैसे रह जाता है? भाई तहरीक इंसाफ एक नजरियाती जमात है, सियासी जमातें खत्म नहीं होती तो नजरियाती जमातें कहां से खत्म होंगी? ये जो आप जैसे तजियाकार बैठ के रोजाना तजिए देते हैं ना, ये उनका हक बनता है, उनको देने दे तजिए। उनको नहीं देंगे तो उनका बिकेगा क्या? वो जरा सौदा बेचने कितों बिकेगा यार? फिर से आप मिनहा करें। वो जो तजियाकार देते हैं उनका सौदा कहां से बिकेगा? वो इसी चीज में बेचते हैं ना सारा कुछ। भाई बड़े बड़े सरकारी इदारों में उनकी नौकरियां लगी हुई हैं, तो फिर कहां से खाएंगे वो? वहीं से। ये जो पाक भारत जंग लगी उसमें आप और मैं सबसे आगे थे, हम लोग थे। उनकी बात फिर वहीं पे अटकी हुई थी जहां पे थी। तो इसलिए मेरे भाई बड़ी क्लियर और साफ सी बात है। अच्छा राणा साहब, हम ये ना PTI को ना बांग्लादेश की क्रिकेट टीम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। राणा साहब, अच्छा ये पीपल्स पार्टी क्या कर रही है सियासी जोड़ तोड़ में? बैठकें लाहौर मरकज, देखें पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो जनूबी पंजाब ले जाएंगे। अच्छा, ये दावा उनका हर साल होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन जो भी पंजाब में उनको जो सीटें मिली हैं
वो रहीम यार खां और मुल्तान के अलावा कहीं से नहीं मिली। और इस इलेक्शन को, जो इलेक्शन गुजरा है, उसमें जिस तरह जो सीटें मिली हैं, उस पर मैं किसी की जीत या हार पे मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। ठीक है, बात इतनी सी है कि एक वक्त तो आप मुझे मेरी जेब से पैसे निकाल के ले जाएंगे, मेरी रिस्क हलाल की कमाई को। दूसरी दफ़ा मैं जेब को एक जिप भी लगवाऊंगा, जिप के साथ बटन भी लगवाऊंगा। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। और बटन के साथ मैं जेब के ऊपर हाथ भी रखूंगा कि अब मैं पैसे नहीं निकलने दूंगा। अगली बार तो ताला ही लगवा कि अगली दफा जब पता होगा कि यार ये हो गया है, यहाँ तो फिर आपको कोई फार्म 147 तैयार करना पड़ेगा, यहाँ कोई और चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ यासर बड़ी क्लियर है, तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। और जो लोग दावे कर रहे हैं इमरान खान अंदर है, इमरान खान ने अंदर रह के साबित कर दिया वो जीत गया। उसने अंदर रह के साबित कर दिया मैं जीत गया हूं। जो बाहर है वो साबित नहीं कर सके आज तक कि वो जीते हैं। कोई मुझे साबित करके दिखा देना। हम तो नहीं कहते, पीपल्स पार्टी खुद कहती है एमकेएम को तुम कैसे जीते हो, मैं तो नहीं कहता, या आप तो नहीं कहते। पीपल्स पार्टी एमकेएम को कहती है, एमकेएम पीपल्स पार्टी को कहती है। तहरीक इंसाफ जो कहती थी वो एक अलहदा चीज है, लेकिन ये जो कहते हैं, ये जो क्या नाम है इनका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, ये भी एक दूसरे को 47 वाले कह देते हैं, 47 वाले 45 वाले। वो एक वाक़या आपने सुना है ना, ये मेरे आंखों देखा वाक़या है कि बिलावल साहब ने एक वफाकी मिनिस्टर को कहा अस्सलाम वालेकुम खोखर साहब क्या हाल। उसने कहा नहीं जी मेरा नाम खोखर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, जीता तो खोखर था ना वहाँ। ठीक है, बात वो है कि जो आप टीवी पे बैठ के सरकारी मसाला बेचना है या सच का मसाला बेचना है, फैसला ये करना है। अगर तो सच का मसाला बेचना है तो सच्ची बात करें, अगर सरकारी मसाला बेचना है तो फिर सरकार का लिखा हुआ हाथ भरे। मोहम्मद बूटे ने यह कहा कि वहाँ जनाब बहुत अच्छा हो गया, आज हर घर में मैं गया तो वहाँ पर सोने का अंडा था और मुर्गी जो थी वो इतनी कमाल की थी, हर घर में मैं गया देसी मुर्गी पक रही थी, और मटन जो था वो उन्होंने कहा ये हमें आज अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं खा रहे। जनाब वो ख़त्म हो गया प्रोग्राम। मौजूदा मंजरनामे में अगर देखा जाए, एक तरफ सियासी जोड़ तोड़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन उसी बीच में अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये बाज़गश सुनाई देती है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, जिनके लिए मामलात नरम होते दिखाई दे रहे थे, अभी मामलात जो हैं वो फिर से चहमगोइयों के अंदर चले गए हैं, सरगोशियों के अंदर बात हो रही है। और फिर बात दोनों अतराफ़ में खेलने की, फिर उसकी नफ़ी की, फिर मुज़ाकरात की, और फिर मुज़ाकरात पे इबाहम की। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके इक़दामात क्या हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, क्या वो इस सियासी मंजरनामे में कोई बेहतरी के इम्कानात रोशन करना चाहते हैं, कोई नरमी लाना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में बजट के हवाले से जो चीज़ें तश्कील पा रही हैं उसके नताइज क्या निकलेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब ने। इख्तियार वली खान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब आपके भी मशहूर हैं। सबसे पहले अज़हर सिद्दीक़ साहब आपकी तरफ आता हूँ। आज के जो फ़ैसले हैं केसेस के हवाले से, और मुस्तकबिल करीब में 5 तारीख़ को बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्या समझते हैं कि आपके लिए हालात वहीं के वहीं हैं, या फिर आप समझते हैं कि नहीं अब ये है तब्दीली का वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक 9 मई वाला है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये फैसले जिस तरह हुए हैं, जिस ग्राउंड्स पे हुए हैं, जिन एविडेंस के हुए हैं, मैं नहीं समझता ये ज्यादा चल जाए। ये तो अभी पहली इब्तदा है ना, ट्रायल कोर्ट के फैसले हैं, हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, और वहां तक ये सस्टेन नहीं कर जाएगा। आज मेरी बात उसकी रीजन बहुत सी हैं। इनसफिशिएंट एविडेंस है, गवाहान जितने भी हैं वो ज्यादातर सरकारी गवाहान हैं, और 4-5 वर्जन बदले गए हैं इसके अंदर, और इसका सेट जिस तरह बनाया गया। आज मेरे एक दोस्त हैं लंदन में, अक्सर बातें उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं, और वो बड़ी गहरी नजर रखते हैं। जब डॉक्टर जाकिर नाका आए थे ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नवाज इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात करवाई गई है,
ये सऊदिया भी जाएंगे, बहुत सी बातें उन्होंने मुझे कही, तो मैं उनकी बातें उसको यकीन नहीं करता था। तो आज मुझे उन्होंने स्पेशली फोन करके कहा, कहने लगा ये डील शील की बातें आप लोग क्यों चलाते हैं? वो भाई इमरान खान को डील नहीं चाहिए, ना वो डील लेना चाहता है, डील तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए। इनकी बातों पर यकीन कोई नहीं है, वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह से इमरान खान खामोश बैठ जाए। इमरान खान तो वो डील पे यकीन रखता है, ना डील पे यकीन रखता है, वो इस तरह की किसी बात के ऊपर यकीन नहीं रखता है। और बाकायदा मुझे नाम लेके मुल्कों का कहा है, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, कि उसमें इमरान खान के लिए जो गारंटी लेना या बाकी बातें करना, पूरी दुनिया तैयार बैठी होगी कि जो उसका पता है कि उसने जो बात कहनी है उस पर पूरा उतर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात करते करते अजहर सिद्दीक साहब, मेरा एक सवाल है। सियासत हम पाकिस्तान की करते हैं, रहते हम पाकिस्तान में, खाते हम पाकिस्तान के हैं, सब कुछ ऐसा ही है, हमें फिर बाहर की गारंटियों की क्या ज़रूरत? आखिरकार हमें अपने मुल्क के निज़ाम को बेहतर करना है ना, हमने अपने मुल्क के निज़ाम को बेहतर करना है ना। अच्छा देखिए राणा साहब, वो तारीखी बात बता रहा हूं ना। आप देखें जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर था क्या हुआ था? जैसे ही पाकिस्तान से निकला बाहर, आपने देखा है जितने लोग बैठे थे, ये आपको याद होगा मिसाके जमहूरियत कहाँ हुआ था? ये पाकिस्तानी निजाम ही कुछ इस तरह का है यहाँ। और इमरान खान बदल रहा है, इमरान खान को किसी से उम्मीद नहीं है। हमने उस वक्त भी कहा था कि जहां तक अपना अमेरिकन मामला या यूके वाले मामला, वो हम कहते थे ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से बात है ना। हमें अमेरिका जिसने ऑपरेशन रजीम चेंज का मेन किरदार था, सारा कुछ सामने रखा था, हमें तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था, ना हमारा कंसर्न था इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। तो हम किसी बाहर के मुल्क से उम्मीद नहीं लगाए बैठे, ना कोई यहाँ से बाहर गया, ना अलीमा गई है, ना उज़मा खान, कोई बाहर नहीं गया, ना किसी बाहर के लीडरों के साथ बैठकर कोई ऐसी बातें हुआ। अगर अमेरिका के साथ कोई ऐसी बातें थी भी, ये बड़ा कहते रहे कि लॉबिंग हो रही है, मैं उसमें भी कहता कोई लॉबिंग शॉबिंग नहीं हो रही है, ना कोई कंसर्न है। उनका अपना एक एजेंडा है, एक पार्लियामेंटेरियन का, उनका ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर अपना एक एजेंडा है, अपना माइंड बड़ी क्लैरिटी के साथ है। और आपने देख लिया कि वही अमेरिकन आए यहाँ पर, जहां आए क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं आपके सामने। इवन इस हद तक, मैं को डरा खौफ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वजह क्या है कि उनकी अपने स्टेक यहाँ पर किसी और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हैं, उन्होंने अपने मामला देख रहे हैं। अभी आप गौर तो करें ना कि ये मुल्क किस तरह चल रहा है, कुछ पे बात तो करके देख ले। इमरान हमारे दौर के अंदर ड्रोन अटैक कितने हुए थे? अभी इसराइल के अगेंस्ट आज एक जलसा जुलूस निकाल के देख लेते हैं। अभी मुश्ताक गनी के साथ आपने देखा क्या अपोजिशन हालत हो चले रही है। इसके ऊपर अजहर साहब मैं आता हूँ, इख्तियार वली खान साहब का ज़रा इस पे स्टैंड ले लूँ। इख्तियार साहब, क्या है, एक लहर उठी तो थी नरमी की, जाज़बियत की, फ़ज़ा जो थी वो बनी तो थी, लेकिन अब फिर उसमें तलखी क्यों पैदा हो रही है? वही सिलसिला, वही तसलसल रवां क्यों नहीं रखा जा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर रशीद साहब। बात ऐसी है कि तलखियां पैदा होती हैं लहजों से, बल्कि यही है, ये मैं अक्सर कहता होता हूँ कि लहजे शीरीं हो तो लफ्ज शिफा देते हैं, लेकिन जिस तरह का तर्ज तकल्लुम है इनका, जिस तरह तर्ज तखातुब है, जो हुलिया इन्होंने बनाया हुआ है, अब इसमें कहीं शीरीनी तो मिलने से रही, वो तो कोई है ही नहीं। एक तो काम भी पुट्ठे कर दे और दूसरे जो है गला भी पुट्ठी कर दे, तो कोई एक काम तो सीधा कर लो ना। आपको किसी ने चिल्ले से नहीं उठाया, आप जेल में हैं तो कुछ करतूत आपके थे ऐसे कि आपको जेल में डालना पड़ा। हम तो ये नहीं कहते हैं, देखें आपने यासिर साहब, राना अजीम साहब भी मुझे सुन रहे हैं, हमेशा हमने इनको कहा है कि सियासी रवैया इख्तियार करें, पॉलिटिकल रवैया इख्तियार करें। इन्होंने कभी भी नहीं लिया। ये अभी भी जब ये जंग का माहौल आया तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया किस साइड पे खड़ी थी। मतलब ये भी नहीं देखते हैं कि ये फौज है, ये मुल्क है, पाकिस्तान है, या आपके सामने मुल्क का दुश्मन खड़ा है और आप किसका साथ दे रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। एक तो देखे ना, ये मतलब अब मैं अजहर सिद्दीक साहब तबसरा कर रहे थे, बिल्कुल इनका राइट है, ये कह सकते हैं, जो मर्जी है इनकी, ये कहें कि अलीमा खान इधर है, फलानी इधर है, फलाना इधर है। भाई कोई किसी को भागने का मौका मिले तो वो भागेगा। हमने अभी तक आपको वो मौका दिया ही नहीं है, आपको वो मिला ही नहीं है। हम तो आपको यही कह रहे हैं कि आप जितनी भी मर्जी आप धौंस की बातें करते हैं, अब भी आप कहते हैं हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, चढ़ाई करेंगे,
हालांकि आपसे बात करने के लिए स्पीकर ने जो एक सियासी कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, वो अभी तक इंटैक्ट है। आपको बता भी दिया गया, बारहा कई बार आपको बताया जा चुका है। आपने बार बार कहा कि हमने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात का मुतालिबा करते हैं। ऐसे नहीं होता। या आप कैंपेन बंद करेंगे या आप ये मुतालिबा छोड़ देंगे। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी ध्यान में रखिए कि उन्होंने कई बार आपकी बात को टर्न डाउन कर दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, यू बेटर गो टू द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स एंड द पार्लियामेंट। वो बात करने की जगह है। हमने हमेशा जब ये हुकूमत में थे, हमने तब भी इनको कहा था कि हम आपको मीसाक मईशत ऑफर करते हैं। इनका जो रवैया था वो भी आपने देखा। जब ये इनके वजीर आजम थे इमरान खान साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उसने सारी पार्टियों को बुला लिया और खुद नहीं आए, तो मैं इनके साथ बैठना ही नहीं चाहता। आज गिव एंड टेक की बात करते हैं, अलीमा खानम ने भी की और उसको कंटिन्यू रखते हुए कल अली जफर साहब ने भी कह दिया। इन अदर वर्ड्स, इनको डील चाहिए, इनको एनआरओ चाहिए और वो इनको हमसे चाहिए। और ये कहते हैं कि आप कौन होते हैं कहने वाले, और साथ में फिर ये भी कहते हैं कि हम डील भी लेंगे, हम एनआरओ भी लेंगे, लेकिन आपने इसका ढंडोरा नहीं करना। ये इनके हालात है, मैं इस पे क्या तबसरा करूं। अजहर सिद्दीक साहब से पूछ लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, इख्तियार वली साहब कहते हैं कि आपके लहजे बड़े बुरे हैं और लहजों में शीरनी हो तो सारे मामला हल हो जाते हैं। क्यों इतने बुरे लहजे हैं? राणा साहब, अगर मेरी बात सुने, नाज की उनके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब सी है। अगर ये नर्मो नाजक लहजों पे ही मसला हल होना होता तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ये यानी हम मुल्क की किस्मत के, इंसान की जानों के, बोलने के फैसले हम लहजों पे करेंगे। मैं तो हैरान हो रहा हूं इस बात के ऊपर। अगर ऐसे लहजों की बात थी तो आप शायद भूल गए हैं, हम सब भूल गए हैं। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, मेरी बात ये लहजों पे नहीं मसला हल हो। अजहर साहब आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जितना मर्जी हो मजीद और खराब कर ले। नहीं, मैं बात ये नहीं कर रहा इख्तियार वली साहब। मैं जो बात कह रहा हूं, जो बात लहजों का इशू नहीं है, बात है अमलों का, बात है एतकाद का, बात है इंसानियत का, बात है असूलों की। यानी क्या किसी ने अगर गाली निकाल दी है, मैं एक बात कर रहा हूं, दरगुजर करना हमारे दीन ने सिखाया, दरगुजर करना हमारे दीन ने कहा है कि दरगुजर करना, गुस्सा नहीं करना। हमें यही सिखाया, अगर किसी ने गुस्सा किया भी है तो थूक दे गुस्से को, छोड़ दें गुस्से वगैरह को, दरगुजर इकट्ठे हो, मुल्क को आगे लेकर चलें। इस तरह नहीं होगा। और जहां तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर जितने भी थे, उन्होंने बेहतरीन रोल प्ले किया। DGI-SPR को कहना पड़ा इस बात के ऊपर, तारीफ करनी पड़ी। आपने ट्विटर के ऊपर से बयान उठाया, आप देखे कमाल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद हमने और अपना फेसबुक यूट्यूब के ऊपर फाइल वाल लगाया हुआ था, आपने वो भी हाल देख लिया। यहाँ लहजों वाला मसला नहीं है। यहाँ तो सुनने पे पाबंदी है, कहने पे पाबंदी है, देखने पे पाबंदी है। यहाँ तो जुल्म की वो इंतहा हो चुकी है और हम समझ नहीं रहे। पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, हमें ये तय करना पड़ेगा कि जमहूरी रवायात को चलना है। पूरी दुनिया में अगर आगे बढ़े, आपके सामने मिसालें मौजूद हैं जहां जहां जमहूरी रवायात रही है। मैं ये नहीं कहता कि इनका रोल खत्म हो जाना, इनका रोल अपनी जगह रहना है। आप इंडिया आपके सामने है, जैसे भी है, तरक्की उसने की है आपके सामने। अभी रिसेंट अफगानिस्तान देख लें, आप बांग्लादेश देख लें कि जहां वहां अगर डिक्टेटरशिप थी तो क्या हाल हुआ। तो ये सोचना ये है कि आपको आगे चलना है और आगे चलने के लिए आपको रास्तों का तयन करना है। वो रास्तों का तयन करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां तक बात है कि जनाब डायलॉग की बात, सर डायलॉग कभी भी इनका एजेंडा नहीं रहा। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, अच्छा उसमें डायलॉग करें। क्या डायलॉग करना है उसके ऊपर? इन्होंने आइन में तरमीम कानून के जरिए कर दी कि जनाब इलेक्शन की जो डेट है वो जनाब सदर और गवर्नर की बजाय इलेक्शन कमीशन देंगे। फिर 144 का निफाज, फिर नजरबंदी की ऑर्डर, फिर जनाब मखसूस रिश्ते लेने के हवाले से। यानी ये वो मामले हैं आपको जमहूरियत से बहुत दूर ले गए। एक मिनट सिद्दीक साहब, हमें इख्तियार वली साहब की बात भी सुनने दें। देखिए बात ये, आपने इतनी बातें की हैं, उनकी तरफ से हमें जवाब तो लेने दें ना।
और अख्तियार वली साहब जो हैं वो हुकूमत के मिनिस्टर भी हैं, और वो इस पे आपको बड़े अच्छे जो आप इसमें बड़े तहम्मुल से वो बात कर रहे हैं। ये अख्तियार वली साहब क्या कहेंगे? सर देखिए, ये तो मतलब जो आपने इनसे सवाल किया और जो मौजू है, ये तहरीक इंसाफ का अलमिया है कि इन सब भाइयों के पास एक स्टीरियोटाइप की सीढ़ी है, वो लगा लेंगे। यार अगर आप रूल ऑफ लॉ पे बात करते हो तो आपकी हुकूमत में कौन सा रूल ऑफ लॉ बताओ? क्यों आपने राना सनाउल्लाह को डाला था जेल में? बताओ आज मरियम आपको याद आती है? मरियम नवाज का कसूर क्या था? क्यों उसको जेल में रखा था? वो कोई ऑफिस बेयर थी? उसके पास कोई छोटा सा ओहदा भी था? नहीं, उसका कसूर सिर्फ यह था कि वो नवाज शरीफ की बेटी थी, बस। शहबाज शरीफ की भतीजी थी, शरीफ फैमिली की वो बेटी थी, बस। इसके अलावा और क्या कसूर था? कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ को बुलाया पनामा में और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया अकामा में, और फिर आपके उस वक्त के चहीते जो आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ वाली सियासत जिसने इंट्रोड्यूस कराई थी, साकिब निसार साहब, क्या फरमाते हैं कि अगर आपने नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को डिस्क्वालीफाई ना किया तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। यार हमें रूल ऑफ लॉ सिखाते हो। 2018 में अगर आपको आरटीएस बिठा के ना लाया जाता तो खुदा की कसम आप अगले 500 साल तक आपकी हुकूमत नहीं बन सकती थी। इमरान खान कभी वजीर आजम ना बनता। 4.25 साल टक्के का काम आपने किया नहीं है। पाकिस्तान को कर्जों को दुगना कर दिया। हर साल आपका वजीर खजाना कोई और होता था। कोई 50 लाख घर नहीं बने, ना किसी गवर्नर हाउस। इख्तियार वली खान साहब सर बसा साइकिल पर बैठकर और आप शुरू हो जाते हैं, वही शुरू कर देते हैं। हमने आपकी हुकूमत में नहीं देखा सर। बसा दे एहतराम इख्तियार वली साहब सर बात करते हैं। बात करें आज की। आज आप क्या चाहते हैं? आप बात क्यों करना चाहते हैं? जिनके पास रसीदें होती हैं, जो लोग बेगुनाह होते हैं, वो अदालत में जाते हैं, बेगुनाही साबित करते हैं, रोज ड्रामे नहीं करते हैं, ट्वीटें कर करके मैं इससे बात करूंगा, उससे बात करूंगा। आप पाकिस्तान के साथ तब जाके खड़े हुए इंडिया की वॉर में जब आपने देख लिया कि इस वक्त आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हम जंग जीत चुके थे इंडिया से। इमरान, आप लोग तो यही कहते थे ना कि इमरान खान नहीं होगा तो आप जंग नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। हम जीत चुके थे, अब तब जाकर आके मिले हो। आप अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखते हो। एक एक जिले में 200 अरब रुपए की करप्शन हुई है। लोग चीख रहे धाड़े मार मार के। इख्तियार वली खान साहब, जाना तो मुझे अजहर सिद्दीक साहब की टर्न पे है, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ। आपने जो बात की इदारों पे बात करने की, शख्सियात पे बात करने की, या तहमत और मलामत के हवाले से, सर ये तो बसद एहतराम PMLN जब अपोजिशन में थी, ये हमने तब भी देखा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तब भी लोगों में देखा। सर मैं बिला तफरीक ये बात कर रहा हूँ, क्या वही पैराए के अंदर पहिए को चलाते चले जाना है कि अगर हमने भुगता तुम भुगतो, फिर हम भुगते हैं फिर तुम भुगतो, या फिर इसका कोई रास्ता निकल सकता है? आप एक अनबाइस्ड सहाफी हैं। अब जुर्म देखिए, क्या नवाज शरीफ ने या उसकी पार्टी ने GHQ के गेट पर हमले किए थे? मरियम नवाज ने रेडियो पाकिस्तान जलाया था। शहबाज शरीफ ने कोर कमांडर हाउस पर हमले करवाए थे। ज़ियारत रेजिडेंसी हमने जलाई थी। देखिए, बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन PMLN एंड PTI। इन लोगों ने ये सारी वारदातें की हैं और हमें सिर्फ विक्टिमाइज किया गया था कि एक उसको लाडले को लाने के लिए हमारे लिए उन्होंने RTS बिठा दिया था और इमरान खान को वजीर आजम बना दिया था। हमने उस बंदे का नाम लेकर उसको क्रिटिसाइज किया है जिसने हमारे साथ किया है। ये लोग जहां फौज की वर्दी होती है ये उस पर बोलते हैं। इन्होंने जाके उनकी बिल्डिंग्स को धक्के दे देकर दीवारें गिराई हैं। ये तो वहां से मोर और पंखे भी उठा के लेके चले गए। यार आप क्यों बोलते हैं? आप तो एक गैर मुतनाज़िया और मेरे ख्याल में एक जिसको कहते हैं न्यूट्रल सहाफी हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, दिन और रात का फर्क है, चोर और चौकीदार का फर्क है। इसी फर्क कंट्रीब्यूशन कुछ और है। इसी फर्क पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान को तारीख में जाते जाते जिस सड़क पर ये लोग जाते हैं जिसको मोटरवे कहते हैं, जिस एयरपोर्ट से ये लोग फ्लाई करते हैं, वो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने बनाए हैं। और मजे की बात आपको बताऊं, ये और इनका लीडर इमरान खान
मोटरवेज, वो एयरपोर्ट्स, गवादर का पोर्ट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF के पास गिरवी रखवा कर आए हैं। ये कौन सा ऐसा अच्छा काम करके गए थे जो अधूरे में रह गया है? अच्छा चल मैं इख्तियार साहब इस पे कमेंट ले लो। वैसे अजहर सिद्दीक साहब वो संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं सर, आप हंसी जा रहे हैं। अच्छा देखें, मैं बताऊं, भाई है हमारे, क्या करें, मजबूरी है ना, डिफेंड, सब हर चीज को डिफेंड करना पड़ता है। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। ये नारे मैंने नहीं लगाए थे, ये नारे कौन लगाता था? तो भाई अगर जो आए हैं तो उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई, हम इसलिए जुडिशल कमीशन बनाने की बात हमेशा करते रहे हैं। हम इसलिए 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से बड़ी बवांगे दौल हम कहते रहे। डर और खौफ किस बात का है? जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज होना भी नहीं चाहिए था। क्यों डर और खौफ था? वजह थी कि बड़े बारीक, और मैं एक बात और बताता चलूं आपको, और बातें सिर्फ इतनी हैं, आगे देखते हैं जो हमें बता रही है इकोनॉमी। कर्जे कब बढ़े? IMF का सबसे ज्यादा प्लान किसने लिए? हमने तो शुरू के 1.5 साल IMF को कोशिश करके देखी, हमने हाथ खींच के देखा कि नहीं, IMF के बगैर नहीं चल सके। बाकी जहां तक है इस मुल्क में तरक्की, हाँ वो तरक्की मेट्रो और ऑरेंज में हुई है। 350 अरब रुपए का प्रोजेक्ट तबाही और बर्बादी कर दिया, कर्जा आज नहीं उतर रहा। चेयरमैन साहब, आपने एक फिक्रा कहा कि 22 सहाफ़ी, एक तो काइंडली उनका नाम भी ले लें, और अगर आप एक इजाज़त दें तो मैं सवाल कर सकूं, अगर आप इजाज़त दें तो। सवाल करना आपका हक है, जवाब देना मेरा फर्ज है। और मैंने 22 नहीं कहा, मैंने अनबाइस्ड कहा। आपने शायद नहीं, आपने कहा 22 भी हैं, कुछ आप अनबाइस्ड है, लेकिन जब आप किसी को कहते हैं ना, नहीं देखिए, आप अपना फिक्रा कहते हैं, मैं रिपीट करवा देता हूँ। देखिए मैंने अनबाइस्ड कहा, अनबाइस्ड। चलिए मैं आपकी बात, आप चूंकि मेरे भाई हैं, मैं आपकी किसी बात को वो क्या, अच्छा मुझे 9 मई बहुत बुरा दिन था, इसलिए मैं भी मानता हूँ, सारे मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 9 मई को जिन जिन लोगों ने जो किया, जिन पर जो इल्ज़ाम था, उनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही है ना जी? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। जी सब ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वजीर भी ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने सारिया माफिया भी ने, तो ये कानून कौन सा है? ये सवाल पूछना तो मेरा फर्ज है ना। ये सवाल बिल्कुल आपका फर्ज, और उनके उन पर FIR भी हैं, और आप ही उन पे बातें भी करते थे। चले आप सवाल अपना पूरा बस यही है सवाल मेरा। मैं ये जानना चाहता हूँ ताकि एक मुझे भी पता चल सके। देखे ना कोई जिमनी सवाल जहन में आ रहा हो तो वो नहीं, मैं आपसे जिमनी सवाल करना नहीं, काट नहीं सकता, आप मुझसे बड़े हैं, मेरी जरूरत ही नहीं है आपसे जिमनी सवाल करने की। राणा साहब अल्लाह आपको खुश रखे। 9 मई के वाकयात में जिस बंदे ने वो इल्जाम लगा था पूरी की पूरी PTI पर, खैबर से लेकर कराची तक और कोयटा तक, जियारत रेजिडेंसी कह लें, चकदरा फोर्ट कह लें, रेडियो पाकिस्तान कह लें, GHQ रावलपिंडी कह लें, आप चकदरा फोर्ट कह लें, आप पंजाब रेजिमेंट सेंटर कह लें, आप कह लें कि कोई पाकिस्तान में जितने मेन जगह थी उस पर अटैक हुआ था, एंड दैट वाज PTI। मेरा बड़ा मुखालिफ है ना परवेज खटक, आप पूरी दुनिया को पता है, बट ही वाज नॉट इन्वॉल्व, मुझे पता है, मेरे शहर का है। एंड द पीपल लाइक परवेज खटक, उन्होंने अपने आप को क्लियर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद PTI। हम इस मामले में उनके नहीं थे, हम इस मामले में उनके साथ नहीं खड़े थे। तो अगर कोई बंदा अपने आप को क्लियर करता है तो हमें क्या एतराज और आपको क्या एतराज? इल्जाम तो पूरी PTI पर लग गया था कि तमाम जितनी लीडरशिप थी उनके कहने पर। अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, तकरीबन कोई 100 लोगों को सजा हुई है, और उन्होंने एफिडेविट लिख कर दिए हैं कि यस वी वर इन्वॉल्व्ड इन 9 मई ऑल इंसिडेंट्स, एंड हमने ये जितना कुछ किया हमने अपनी पार्टी की क़यादत के कहने पे किया। मैं ये तो कह रहा हूं, अगर इल्जाम, सवाल मैं कह रहा हूं, मेरा ये इतराज नहीं है कि किसने क्या किया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से माफी मिलती है तो फिर सबको इजाजत दे दें। हमारी तरफ से आप अजहर सदीक साहब को कहिए ये भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले कि मैं 9 मई में इन्वॉल्व नहीं हूँ, देख लेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। नहीं ये ऐसी क्या बात है? इसमें कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो है ही नहीं।
नहीं तो ये लेकिन तो जो है ये तो जो इमरान involved खान साहब ने भी कहा है और ये बहुत से लोगों ने भी कहा है और ऐसे लोग भी हैं जिनके मतलब आपके पंजाब पुलिस के आईजी ने कहा है कि जनाब इनके 24 कालें मिली हैं उस जगह पर, लेकिन वो माफ़ी मिल गई। अजहर सिद्दीक साहब मेरे ख्याल से आप अगर बात इमरान खान साहब की कर रहे हैं, नहीं मैं ओवरऑल सब की कह रहा हूँ। इमरान खान तो उस वक्त था ही अंदर ना। अगर आप सबकी बात कर रहे हैं तो लगी बंदी चीजें आपको पता लग जाएगा कि इस 9 मई का जो मास्टर माइंड था, जहां से प्लान बना था, वो जमान पार्क था और वो इमरान खान साहब थे। अजहर सिद्दीक साहब सर एग्जीक्यूटर्स जितने थे उनको टास्क दिए गए थे कि आपने फला जगह पे टास्क पे पहुंचना है। That's it. आपको मैं कह रहा हूँ जिसने किया उसको सख्त सजा दें, सख्त तरीन सजा दें। अच्छा मैं जवाब दे दूं, आप जवाब दे दें। अजहर सिद्दीक साहब आप दे दें। हम इस जवाब देखिए इख्तियार वली साहब हमारे भाई हैं। मैं 1-2 जुमले आपको बताना चाहता हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिए। अदालतों में हमारी ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये कितना मजबूत मुकदमा तैयार करती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसमें कितने सुकम होते हैं कानून में और उसका फायदा लेके मुलजिम बरी भी हो जाते हैं, छूट भी जाते हैं, जमानतें भी ले लेते हैं। चलो मैं इख्तियार साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन इसी पे मैं मौक़िफ़ पूरा कर लूं। अजहर सिद्दीक साहब, अच्छा देखिए मैं जो के वकील हूँ, मई किया किसने? नहीं मैं जरा सुन लेना, अब इख्तियार वली साहब सुन लेना, सुने। देखिए मैं जो के वकील हूँ, मैं इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस के हवाले से मैं रिमांड के लिए भी पेश होता रहा हूँ। 4 डिफरेंट वर्जन है। एक इंस्पेक्टर साहब थे जो वो 9 मई से पहले वहां बैठे हुए थे। कोई 13 मई को उनका बयान आया कि मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने सारा कुछ सुना। अब जरा सुने, ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी सुन के ये सारा कुछ होने दिया उस इंस्पेक्टर ने। अब अंदाजा तो लगाए ना, अगर ये तुम सुन रहे थे वहां पर, तुम बैठे थे, पुलिस वाले सारे साथ शामिल थे, तो कसूर तो तुम हो सारे बैठकर। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो कंस्पिरेसी के हवाले से अगर इतनी एविडेंस थी तो अब ट्रायल का रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं करते? जनाब इमरान खान साहब का अपने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, वो भी तुम्हारे पास इतनी एविडेंस है, ओवरवेलमिंग एविडेंस है, तो क्या जरूरत है पॉलीग्राफ टेस्ट की, और वो भी 2 साल बाद? अच्छा चलें, इससे हम आगे की तरफ चलते हैं। 4 वर्जन है मुख्तलिफ 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और प्रोसिक्यूशन देखें, बेस्ट से बेस्ट प्रोसिक्यूटर लगाए, जरा किसी दिन हिसाब दे दें कि प्रोसिक्यूटर को कितने लगाए, कितने पैसे दिए, फिर 26वीं आईनी तरमीम लगा के अपनी मर्जी के जजेस लगाए। यानी मकसद क्या था? इतना डर और खौफ, और उसके बावजूद भी यानी आज देखें आज साइफर में कितना शोर डाला इन्होंने इद्दत पे कितना क्या यानी इसके ऊपर जो है अजहर सिद्दीक साहब की जो गुफ्तगू है, इख्तियार वली खान साहब। नहीं अजहर सिद्दीक साहब एक जवाब तो देना। 9 मई तो हुई है ना, वाकया तो हुआ है ना 9 मई का, किया भी है पीटीआई के लोग, वाकया तो हुआ है ना। मैं इख्तियार वली खान साहब का इस पे मौक़िफ़ ले लूँ। इख्तियार वली खान साहब वो कहते हैं जी पॉलीग्राफिक टेस्ट का 2 साल बाद क्या सोचा आपने? देखिए इस बात को जरा थोड़ी सी समझने की कोशिश करें कि 9 मई बज़ाहिर में ये एक विंडो है, एक वारदात लगती है, लेकिन इस वारदात के अंदर हजारों वारदातें हैं, इसमें हजारों किरदार शामिल हैं। इसका ट्रायल, इसका ये सारा कुछ इतना जल्दी मुमकिन नहीं था। जितने इसमें हजारों लोग इन्वॉल्व हैं, इतने हजारों इसमें मुकदमात हैं और तफ्तीशें हो रही हैं, और इसमें रोज नई जिद्दत के साथ चीजें आपके सामने आ रही हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट, भाई अगर आपने लेसन नहीं खाई तो आपके मुंह से लेसन की बू नहीं आनी चाहिए। बिठा दो राना अजीम साहब को पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, ये इनकार करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। मुझे ले जाए, कहाँ लेके जाना है आपने? कराने के लिए तैयार हूँ। नहीं इसलिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि हो ही जाए, ताकि पता चल जाए कि ये मशीन आपको तो वजारत मिल गई है ना, तो उसमें भी कुछ नहीं मिला। मैं कहा ये देख लेते हैं कि ये मशीन ठीक काम करती भी है कि नहीं। ये राना अजीम सब पर टेस्ट कर ले, मुझ पे कर ले, खैर ये चेक कर लेनी चाहिए कि ठीक काम करती कि तो देखें। इस मशीन पे तो हर सियासतदान के टेस्ट कर लेना चाहिए। बात निकलेगी बड़ी दूर तक जाएगी। अच्छा राना साहब देखिए, मतलब ये जो 9 मई के वाकयात है ना, ये बहुत ज्यादा है, और इसमें अगर मैं आपको
कुछ तो मैं अपने जिम्मेदारियों की वजह से मुझ पे कदगन है कि मैं चले लिमिटेशन से मैं इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं। मुल्क के माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। मुझे लिमिटेशन थोड़े आगे जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि 9 मई में इतनी नई डेवलपमेंट्स आ गई हैं, जब आपके सामने सारी हकाइक रखी जाएंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इसमें इतना टाइम क्यों लगा, और ये नए नए जो 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 सबूत और मशीनों जैसी बातें पॉलीग्राफी की आई तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये सारी गुत्थी आपकी अगले चंद रोज में इंशाल्लाह सुलझ जाएगी। आपने पूछा कि कैसे हम अच्छी तरफ जा सकते हैं। देखिए, हमेशा अच्छी तरफ जाने से पहले आपको कोई अच्छा जेस्चर शो करना होता है। ठीक, अच्छा जेस्चर शो करना होता है, और अगर आप अच्छा जेस्चर शो करते हैं तो फिर उसी के नताइज बेहतर हो सकते हैं। और आगाज़ पे इख्तियार वली खान साहब आपने जो बात की कि तर्ज़ तखातुब जो है वो नरम करना होगा, तो देखिए कि किस हद तक दोनों अतराफ से तर्ज़ तखातुब नरम होता है। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब और अज़हर सिद्दीक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़िर और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।